इस लेक्चर में हम MS एक्सेल की एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाइवट टेबल को स्टार्ट करेंगे। देखिए MS एक्सेल में जब भी आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करते हैं, यानी आपकी वर्कशीट में बहुत ज़्यादा रोज एंड कॉलम्स हैं, फील्ड्स भी बहुत हैं और उनका जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी बहुत हैं। जैसे ये जो पर्टिकुलर शीट आप अपने सामने देख रहे हैं, इस शीट में टोटल 600 रोज हैं और उन 600 रोज में डेटा है, यानी बाकी रोज एम्प्टी हैं। तो 600 रोज में हमारे पास डेटा है, यानी 600 रिकॉर्ड्स हैं। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको हो सकता है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रोज का डेटा आपके पास हो और आपको उस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करना हो, उस डेटा को समराइज करना हो, उस डेटा के बेसिस के ऊपर रिपोर्ट्स तैयार करनी हो, अलग अलग एंगल से, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो उस पर्टिकुलर केस में हम हमेशा पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं और आज हम पाइवट टेबल क्या होता है और उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसको क्यों यूज़ करना चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे। ये पर्टिकुलर टॉपिक कम से कम 4-5 लेक्चर ज़रूर लेकर जाएगा। डिटेल में समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए और डाटा की समराइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपके सामने जो डेटा आप देख रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और 20-21 का डेटा है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिखा है 21-22 और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको 20 और 21 फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको डेट्स दिखाई देंगी, ये जो पर्टिकुलर डेट्स हैं इन्हीं फाइनेंशियल ईयर की डेट्स हैं। उसके बाद आपको जोन्स दिखाई देंगे, सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, उसके बाद साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन। ये जो भी 6 जोन्स हैं, वो 5 जोन्स हैं, वो आपको अपने सामने दिखाई सी कॉलम में दे रहे हैं। उसके बाद अलग अलग जोन्स में जो स्टेट्स आती हैं उनके नेम्स हैं। उसके बाद उन एजेंट्स के नेम्स हैं जो उन पर्टिकुलर स्टेट्स में एक्टिव हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये 2 मोड्स हैं, जिन पर्टिकुलर मोड्स में जो एजेंट्स हैं या जिन पर्टिकुलर मोड्स में उन जोन्स में बिजनेस हो रहा है और जो भी पर्टिकुलर काम ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हो रहा है, उसकी डिटेल है। उसके बाद यहाँ पर ब्रांड नेम है। ये जो पर्टिकुलर डेटा आप देख रहे हैं ये कुछ वॉचेस की सेल्स का डेटा है। अलग अलग ब्रांड नेम्स की वॉचेस हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 5 ब्रांड नेम्स लिए हैं, टाइटन है, फास्ट ट्रैक है, टाइमेक्स है, ओमेगा है, सिटीजन है। तो अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं उनके और ये जो सेल्स है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में हो रही है। ये जो अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं इनके आगे अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे टाइटन के 5 मॉडल्स हैं, फास्ट ट्रैक के 5 मॉडल्स हैं, ओमेगा के फास्ट मॉडल्स हैं। ये जो मॉडल नंबर्स हैं डमी मॉडल नंबर्स हैं। डाटा पूरी तरह से आपको समझाने के लिए एक डमी डेटा मैंने आपके लिए तैयार किया है। उसके बाद किस किस क्वांटिटी में वो सेल हुई है, ऑनलाइन में किस क्वांटिटी में सेल हुई है, ऑफलाइन में किस क्वांटिटी में कौन सी पर्टिकुलर वॉच सेल हुई है, किस मॉडल की वॉच सेल हुई है, तो उनकी क्वांटिटी है। उसके बाद सेल्स है, यानी कि इन पर्टिकुलर जो वॉचेस हैं इनको सेल करके जो हमारे पास सेल का डेटा आया है वो है। और उसके बाद है पर पर्टिकुलर सेल, जैसे हमने 278 वॉचेस को सेल किया है तो हमने कितना मार्जिन बचाया है उस पर्टिकुलर डेट को, उस पर्टिकुलर मंथ में, उस पर्टिकुलर ईयर में। तो ये नियर अबाउट हमारे पास 600 रोज़ का डेटा है। अगर आप चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं। देखिए काफ़ी लेंथी डेटा है ये देखिए, ये हम नियर अबाउट 600 रोज़ तक ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ये देखिए, तो 631 रोज़ इस डेटा के अंदर है। अब मुझे इसका सबसे पहले पाइवट टेबल क्रिएट करना है। तो पाइवट टेबल क्रिएट करने से पहले 2 कंडीशंस का पता होना आपको ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो रोज़ हैं यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर रोज़ या सेल्स मर्ज नहीं होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी पर्टिकुलर रो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पूरी तरह से एम्प्टी हो, यानी जिसमें कोई रिकॉर्ड ही ना हो, कोई डेटा ही ना हो। हाँ, अगर यहाँ पर एक सेल में डेटा नहीं है या 2 सेल्स में डेटा नहीं है, दैट्स द डिफरेंट थिंग, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी की पूरी रो में कोई डेटा नहीं है तो वो हमें दिक्कत कर सकता है। इसलिए आपको ये देखना है कि कोई भी रो मर्ज नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई भी पर्टिकुलर रो खाली होनी चाहिए, यानी एम्प्टी होनी चाहिए। तो उसके बाद हम पाइवट टेबल तैयार कर सकते हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली ऑप्शन
टेबल्स ग्रुप में आपको पाइवट टेबल ही देखने को मिलती है। आप चाहें तो पाइवट टेबल शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको इस पूरे के पूरे डाटा रेंज जो आपके सामने है इसको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस डेटा रेंज को ऐसे ही रहने दीजिए, कोई एक पर्टिकुलर सेल इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो आप पूरी रेंज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको बिना सिलेक्शन के ही करके दिखा रहा हूं। आप चाहें तो आप पाइवट टेबल एक शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। शॉर्टकट है ऑल्ट एंड वी। ऑल्ट एंड वी को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डेटा रेंज जो है वो पूरी की पूरी डेटा रेंज सिलेक्ट हो गई है, और वो डेटा रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो यहाँ पर आ गया है। ये सेल A1 से लेकर सेल 631 तक मैंने आपको दिखाया भी था कि ये K631 तक एग्जिस्ट करती है ये पूरी की पूरी डाटा रेंज। अब इस पर्टिकुलर डेटा रेंज को इसने सिलेक्ट कर लिया था। जैसे मैंने ऑल्ट एन वी को प्रेस किया था, तो ऑल्ट एन वी को प्रेस करने से इसने पूरी की पूरी डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया था। मगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपका डाटाबेस जो है बहुत बड़ा है और वो यहाँ पर एक्सेल में नहीं है, आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स से उस डेटा को लेके आना है जिसका आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम इसे भी समझेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि आपको पाइवट टेबल जो क्रिएट करना है उसके रिगार्डिंग ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो पाइवट टेबल क्रिएट करना है वो आप नई वर्कशीट पर क्रिएट करना चाहते हैं या फिर इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर आप पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। अगर तो आप नई वर्कशीट पर पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट रहने दें, इस पर्टिकुलर रेडियो बटन को। अगर आप नई वर्कशीट पर इसी वर्कशीट पर चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। या आपसे लोकेशन पूछेगा, आप यहाँ पर उसकी लोकेशन बता सकते हैं कि कहीं भी नीचे खाली जगह पर चले जाएं या राइट साइड पर खाली जगह पे चले जाएं और नीचे जाके उस लोकेशन पर क्लिक कर दें जहाँ पर वो आप पाइवट टेबल चाहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि अब मैंने आपको समझाना है तो अगर मैं यही बना दूंगा पाइवट टेबल तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम एक नई पर्टिकुलर वर्कशीट लेंगे और उस पर्टिकुलर वर्कशीट में हम पाइवट टेबल डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एक बटन देख रहे हैं, ये बटन आपको तब टिक करना है जब आप जो पर्टिकुलर पाइवट टेबल बना रहे हैं उस पाइवट टेबल बनाने के लिए आप एनालाइज कर रहे हैं मल्टीपल टेबल्स को, यानी अलग अलग टेबल से आप डाटा उठाकर उस पर्टिकुलर पाइवट टेबल की समरी बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि मेरे पास एक ही डाटा रेंज है और मुझे इसी को एनालाइज करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आप एक नई वर्कशीट में आ चुके हैं। इस पर्टिकुलर नई वर्कशीट में आप देखेंगे कि आपको रिबन पर दो नई टैब्स मिल रही हैं, एक एनालाइज टैब है और एक डिज़ाइन टैब है। हम इन टैब्स में आने वाले ग्रुप्स को एक एक करके अभी समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ये जो आप लेआउट देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर लेआउट, और ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, दिस इज़ दी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर या स्टैंडर्ड लेआउट ऑफ पाइवट टेबल। अभी पाइवट टेबल जो आपका है वो पूरी तरह से एम्प्टी है और उसका नाम है पाइवट टेबल 1। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एनालाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पाइवट टेबल 1 लिखा है। आप यहाँ से पाइवट टेबल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा पाइवट टेबल पूरी तरह से एम्प्टी है। पाइवट टेबल यहाँ पर है और इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पर यहाँ पर आपको एक पेन दिखाई दे रही है, ये है पाइवट टेबल फील्ड्स की पेन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर आपको फील्ड के नेम्स दिख रहे होंगे, ये वही फील्ड्स हैं जो आपने यहाँ पर आपने यहाँ कॉलम हेडिंग्स जो ली हैं, ये सारी की सारी जितनी भी ये कॉलम हेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी आपको कॉलम हेडिंग्स इसी फील्ड पेन में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। एक बॉक्स का नाम है फिल्टर, सेकंड का नाम है कॉलम, थर्ड का नाम है रोज़ और फोर्थ का नाम है वैल्यूज़। तो ये पर्टिकुलर 4 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से अगर मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर किसी को भी आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यहाँ से मैं किसी को फील्ड को उठाऊंगा और यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। जैसे यहाँ से फील्ड उठाऊं और यहाँ पर कॉलम्स में ड्रॉप कर दूं, यहाँ से कोई फील्ड उठाऊं और यहाँ पर वैल्यूज़ में ड्रॉप कर दूं। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको इन फील्ड्स में रख सकते हैं, इन बॉक्सेस में रख सकते हैं। जैसे ही आप इनको ड्रैग करके किसी भी बॉक्स में ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको यहाँ पर पाइवट टेबल में अपीयर होगा। जैसे ये तो है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लें, ये खुद ब खुद यहाँ पर ड्रॉप होकर यहाँ पर रोज़ में आ गया है। हमेशा याद रखिए वो पर्टिकुलर वैल्यूज़, वो पर्टिकुलर फील्ड्स जिन पे आप क्लिक करते हैं
और उनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल टेक्सचुअल वैल्यूज़ हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा रोज़ में फॉल करता है। और जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो हमेशा यहाँ पर वैल्यूज़ में फॉल करता है। अगर उन जैसे मैंने यहाँ पर स्टेट्स है, स्टेट्स में कौन सी वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ाबेट वाली वैल्यू हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस में आया, रोज़ में आया। याद रखिए जो भी फील्ड आप रो में ड्रैग करते हैं वो फील्ड आपको वर्टिकली दिखाई देता है। जैसे ये पर्टिकुलर फील्ड मैं उठाकर अगर रोज़ में कर दूं तो ये आपको वर्टिकली दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टली दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से इसको वापस भी लेके जाया जा सकता है। जैसे मैंने उठाकर इसको ऊपर की तरफ कर दिया, अगर मान लीजिए ये ऑनलाइन ऑफलाइन है, मैं उसको उठाकर कॉलम में लेकर आता हूँ तो ये मुझे वर्टिकली दिखाई नहीं देगा, ये मुझे हॉरिजॉन्टली दिखाई देगा। तो इस तरह से आप इसको वापस भी ड्रॉप कर सकते हैं और ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से फ़ायदा ये होता है कि आपको इनको जहाँ भी रखना है इन चारों में से कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, कोई जैसे सेल है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये हमेशा वैल्यूज़ में ही आएगी। तो इस तरह से जिसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो हमें हमेशा इन 4 बॉक्सेस में ही कहीं पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये एक सर्च का बॉक्स है। मान लीजिए यहाँ पर फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड ढूंढना है तो आप उसको यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर मॉडल ढूंढना है तो MO लिखूंगा तो मॉडल नंबर का फील्ड जो है वो मेरे सामने आ चुका है। इस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर फील्ड ढूंढ भी सकते हैं। यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन एरो आपको दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर मूव का बटन है तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं सिर्फ आपको इसकी स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर नहीं रखना है, इसको वापस यहाँ पर लेकर जाएं और यहाँ पर डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अपनी प्रॉपर स्पेस पर फिक्स हो गया है। ये यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद साइज़ पर क्लिक करें। ये देखिए एरो कुछ इस तरह की हो गई है। अब मैंने किसी माउस बटन को क्लिक नहीं किया है, सिर्फ उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करता जा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन इतना साइज़ कौन इंक्रीज़ करेगा, ज़रूरत ही नहीं है इतना साइज़ इंक्रीज़ करने की। आप एस्केप के बटन को प्रेस कर दें तो उससे ये जो साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा। आप यहाँ पर वापस आएँ, यहाँ पर ये क्लोज़ का बटन है, आप यहाँ पर क्लोज़ भी कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान से देखें, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखाई देता है। जब मैं साइड पर कहीं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से चला जाता है। जब मैं पाइवेट टेबल में क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखाई देगा। मान लीजिए आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे और दोबारा से यहाँ पर आएंगे या यहाँ पर आएंगे तो ये आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ये चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप क्या करें, यहाँ एनालाइज़ में आएँ। एनालाइज़ में आने पर यहाँ पर ये फील्ड लिस्ट का ये जो बटन है आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप बाहर कहीं आएंगे तो गायब हो जाएगा, टेबल में आएंगे फिर से आ जाएगा, ये अपना नॉर्मल बिहेवियर फिर से आपको शो करने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सेटिंग्स का बटन है, ये टूल्स का बटन है, यहाँ पर क्लिक करें। ये जो पर्टिकुलर पेन आप देख रहे हैं, इस पेन की अलग अलग लेआउट्स हो सकती हैं। यहाँ पर ये जो लेआउट सबसे कॉमन है वही आपको दिखाई दे रही है। आप चाहें तो इसको आप कुछ इस तरह से शो करवा सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको इस तरह से शो करवा सकते हैं, आप चाहें यहाँ पर आएँ, आप चाहें तो आप इसको इस तरह से शो करवा सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको इस तरह से शो करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सपैंड ऑल और कोलैप्स ऑल की ये 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन ये अभी डिम है क्योंकि हमने पाइवेट टेबल में किसी तरह का कोई डेटा अभी इंसर्ट नहीं किया है। जब हम डेटा को इंसर्ट कर लेंगे तब मैं आपको एक्सपैंड ऑल और कोलैप्स ऑल के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद ये 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सॉर्ट A to Z एंड सॉर्ट इन डाटा सोर्स ऑर्डर। ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये फील्ड्स के नेम्स हैं, ये वो फील्ड्स के नेम्स हैं जो पाइवेट टेबल में फाइनेंशियल ईयर, डेट्स, जोन्स, स्टेट्स हैं। अब शीट 1 में जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये जो मेरा पाइवेट टेबल है और यहाँ पर ये जो फील्ड्स हैं, अगर आप देखें तो ये सभी के सभी फील्ड्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं। पहले एजेंट्स हैं, ब्रांड्स हैं, ये इस तरह से हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह से नहीं चाहता तो मैं इसको सॉर्ट इन डाटा सोर्स ऑर्डर भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फाइनेंशियल ऑर्डर, डेट्स, जोन, स्टेट्स, एजेंट्स, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे हमारे पास यहाँ पर पाइवेट टेबल में दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर, डेट्स, जोन, स्टेट्स एक्सेट्रा। चलिए शीट 1 पर वापस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप रिलेटेड टेबल्स। लेकिन अभी हमने टेबल्स ही क्रिएट नहीं किए हैं, अभी हमने इनमें डेटा ही एंटर नहीं किया है, तो इस ऑप्शन के बारे में अभी हम नहीं जान सकते। इसको डिटेल में तब करेंगे जब हम ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अभी ऐसी कोई ऑप्शन नहीं बची है जिसके बारे में हमने नहीं जाना है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है डेफर लेआउट अपडेट। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर्स को यहाँ पर कॉलम में ड्रैग कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं स्टेट्स को रोज में ड्रैग कर लेता हूँ।
इसी तरह से मैं ऑनलाइन ऑफलाइन को यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं मॉडल नंबर को यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने ड्रैग कर लिया, तो पाइवट टेबल बनना तैयार हो गया। लेकिन ये जो मैंने किया है ये मैंने ड्रैग करके किया है। मान लीजिए मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एजेंट्स ले लिया, ठीक है। इस तरह से मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ, तो एजेंट्स आप यहाँ पर लेने चलें। तो इस तरह से मैंने ड्रैग करके यहाँ पर अपना पाइवट टेबल जो है जैसा भी मुझे चाहिए था वो मैंने क्रिएट कर लिया है। मैं सेल्स में आ गया, मैंने यहाँ पर सेल्स भी ले ली। तो पाइवट टेबल मैं इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार कर रहा हूँ। चलिए मैं इन सबको वापस जो है वापस इनके वहाँ पर छोड़ देता हूँ जहाँ से मैं इनको ड्रैग करके लेकर आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर वापस चलते हैं। उसके बाद है डेफर लेआउट अपडेट। ये हमेशा अनटिक रहती है, आप इसको टिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो ये अपडेट का बटन जो है ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर अनचेक करा रखा हुआ है तो फिर ये काम नहीं करता। यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब आप क्या करें, अब आप फाइनेंशियल ईयर्स को यहाँ पर लेकर आएँ, डेट्स को आप यहाँ पर लेकर आएँ, स्टेट्स को आप यहाँ पर लेकर आएँ, ऑनलाइन ऑफलाइन को यहाँ पर लेके आएँ, ब्रांड नेम को आप यहाँ पर लेकर आएँ, मॉडल नंबर को यहाँ पर लेकर आएँ। लेकिन इधर टेबल में तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने डेफर लेआउट अपडेट पर क्लिक किया हुआ है। तो जब तक आप इस अपडेट के बटन पर क्लिक नहीं करेंगे वहाँ यहाँ पाइवट टेबल में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या करें, आप अपडेट के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पाइवट टेबल जो है वो तैयार होकर आपको यहाँ दिखने लग जाएगा। ये तब तक नहीं दिखता जब तक आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक नहीं करते, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने आप इस ऑप्शन को टिक करके रखना है या अनटिक करके रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जोन्स ले लेता हूँ, यहाँ पर एजेंट्स भी यहीं पर ले लेता हूँ कॉलम में ही, ऑनलाइन ऑफलाइन भी यहीं पर ले लेता हूँ, ब्रांड नेम को यहाँ पर ले लेता हूँ, मॉडल नंबर को यहाँ पर ले लेता हूँ, क्वांटिटी को यहाँ पर ले लेता हूँ। इस तरह से मैंने ये ले लिया। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही होगी, आप यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए ये है मूव अप, मूव डाउन, मूव टू बिगिनिंग, मूव टू एंड, मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, मूव टू रो लेबल, मूव टू कॉलम लेबल्स, मूव टू वैल्यूज़, ये सब यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर यह है मूव जोन, तो यहाँ पर यह है मूव डाउन, तो आप इसको नीचे की तरफ डाउन की तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मूव अप है, आप उसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसको मूव टू बिगिनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसको मूव टू एंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन है। आप किसी भी फील्ड को रिमूव करना चाहें तो यहाँ पर रिमूव फील्ड की ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप मूव टू वैल्यूज़ भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी ये कहाँ पर है, अभी ये है हमारे पास कॉलम्स में, तो आप इसको वैल्यूज़ में मूव करना चाहें आप इसको वैल्यूज़ में मूव कर सकते हैं। रो लेबल में मूव करना चाहें रो लेबल में मूव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको रिपोर्ट फिल्टर में मूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करें तो ये रिपोर्ट फिल्टर में मूव हो गया है ना। तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप इनको ड्रैग करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए मैं ड्रैग करके इनको ऊपर नीचे करता जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप ड्रैग करके भी इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं। यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर फील्ड सेटिंग्स की ऑप्शन है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और डिटेल में इसके बारे में भी समझेंगे। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इसकी पूरी लेआउट समझा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।